इस ऐतिहासिक विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने वाले हैं जो सच में हैरान कर देने वाला है। एक शक्तिशाली साम्राज्य के ढहने और एक विदेशी ताकत के उभरने की अविश्वसनीय कहानी। हमारा आज का विषय सिर्फ ये जानना नहीं है कि भारत गुलाम कैसे बना, बल्कि उस गहरे रहस्य को डिकोड करना है जिस पर सदियों से बहस होती आ रही है। तो बिना किसी देरी के आइए सीधे तथ्यों के आधार पर इस पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए गहराई में उतरते हैं। जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, यही अपने आप में सबसे बड़ा रहस्य है। एक तरफ एक विशाल सेनाओं वाला इतना बड़ा साम्राज्य था और दूसरी तरफ केवल 200 व्यापारियों का एक छोटा सा ग्रुप। मतलब ऐसा क्या हुआ होगा कि महज व्यापार करने आई ये कंपनी पूरे उपमहाद्वीप की किस्मत तय करने वाली ताकत बन बैठी। आज हम इसी रहस्य की परतें खोलने वाले हैं। भाग 1, सोने की चिड़िया, 16वीं सदी का आर्थिक अंतर। अब उस दौर की जो तस्वीर सामने आती है वो सच में बहुत दिलचस्प है। दोनों जगहों के हालात में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ भारत था जो पूरी दुनिया के कुल उत्पादन का लगभग 1/4 हिस्सा पैदा कर रहा था। सम्राट अकबर के शासनकाल में ये देश अथाह संपत्ति का मालिक था, तभी तो इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। और दूसरी तरफ ब्रिटेन, उनका वैश्विक उत्पादन महज 3-4% था। उनके अपने देश में गृह युद्ध चल रहा था और हालात इतने खराब थे कि ब्रिटेन के नाविकों को अपना काम चलाने के लिए पुर्तगाली जहाज़ों को लूटना पड़ता था। यही वो भारी आर्थिक अंतर था जिसने ब्रिटेन की नज़रें भारत की अपार दौलत पर टिका दी। भाग 2, व्यापारिक प्रवेश और शुरुआत। ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन। तो कहानी कुछ इस तरह आगे बढ़ती है। साल 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के सपोर्ट से 200 व्यापारियों ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। भारत में उस वक्त तक सत्ता बदल चुकी थी और सम्राट जहांगीर गद्दी पर थे। फिर 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस पहली बार सूरत पहुंचे। हालांकि शुरुआत में जहांगीर ने पुर्तगालियों के दबाव में आकर उनका व्यापारिक प्रस्ताव ठुकरा दिया था, लेकिन अपनी चालाक कूटनीति के चलते उन्हें आखिरकार मंजूरी मिल ही गई और देखते ही देखते पटना, सूरत, मुंबई और चेन्नई में ब्रिटिश फैक्ट्रियों की लाइन लग गई। और पता है अंग्रेजों की सबसे बड़ी चाल क्या थी? उन्होंने शुरुआत में अपने असली इरादों की भनक किसी को नहीं लगने दी। उन्होंने सम्राट को बेशकीमती तोहफे दिए और स्थानीय व्यापारियों को इतने फायदेमंद सौदे ऑफर किए जिन्हें ठुकराना मुश्किल था। सबसे अहम बात, उन्होंने स्थानीय लोगों को बहुत अच्छे वेतन पर नौकरियां दी। उनके शुरुआती कूटनीति ने भारत के आम लोगों और उस वक्त के नेतृत्व को बुरी तरह प्रभावित कर दिया। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था। भाग 3, मुगलों की कमजोरी, प्राणघातक गलतियां। तो सबसे अहम बात यह है कि जैसे जैसे उनका व्यापार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी का लालच भी आसमान छूने लगा। इसी लालच में अंधे होकर भारत की सत्ता पर सीधे कब्जा करने की चाहत में 1686 में अंग्रेजों ने मुगलों, खासकर औरंगजेब के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी भूल थी। इस पहले सैन्य प्रयास में मुगलों ने ब्रिटिश सेना को बुरी तरह रौंद डाला और उन्हें पूरी तरह से हरा दिया। अब इस हार के बाद अंग्रेजों ने क्या किया? उन्होंने घुटने टेक दिए, माफी मांगी और भारी जुर्माना भरने का वादा किया। और यहीं पर इतिहास की एक बहुत बड़ी सच्चाई उभर कर आती है। औरंगजेब द्वारा अंग्रेजों को माफ करना ही मुगलों के अंत का सबसे बड़ा कारण था। जी हाँ, औरंगजेब का उन्हें माफ कर देना और फिर से व्यापार करने की छूट देना एक भयंकर रणनीतिक भूल साबित हुई। ये वो फैसला था जिसने अनजाने में पूरे मुगल साम्राज्य के पतन की नींव रख दी। साल 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद हालात बहुत तेजी से बिगड़े। गद्दी के लिए आपस में ही जंग शुरू हो गई और जो नए शासक बने वो बिल्कुल अनुभवहीन थे। उनके पास कोई विजन नहीं था, बस बार बार नियम बदलते रहते थे। और फिर 1717 में वो ऐतिहासिक चूक हुई। एक कमज़ोर शासक ने मात्र एक छोटी सी सालाना फीस के बदले अंग्रेज़ों को कर मुक्त यानी टैक्स फ्री व्यापार करने का शाही फरमान थमा दिया। बस अंग्रेज़ों को अपनी ताकत और धन बढ़ाने का एक लीगल और खुला रास्ता मिल गया। 2 करोड़ रुपए, ये नंबर ध्यान से देखिए। ये वो विशाल रकम थी जो मुगलों को अपनी लापरवाही की कीमत के तौर पर चुकानी पड़ी।
मुगलों का नेतृत्व उस समय इतना भ्रमित और कमजोर हो चुका था कि पर्शिया के राजा ने भारत पर अचानक हमला कर दिया और दिल्ली को इसकी भनक तक नहीं लगी। राजधानी को तबाह होने से बचाने के लिए मुगल बादशाहों को उस दौर में 2 करोड़ रुपए और अनगिनत बेशकीमती हीरे मोती देकर समझौता करना पड़ा। इस बाहरी लूट ने मुगल साम्राज्य को आर्थिक और सैन्य दोनों ही मोर्चों पर पूरी तरह से खोखला कर दिया। भाग 4 फूट डालो और राज करो, शोषण की एक रणनीति। जब अंग्रेजों को समझ आ गया कि वो मुगलों को सीधे युद्ध में नहीं हरा सकते, तो उन्होंने एक बहुत ही घातक रास्ता चुना। फूट डालो और राज करो, ये सिर्फ एक मुहावरा नहीं था, ये उनकी सबसे कामयाब और कूटनीतिक रणनीति थी। उन्होंने बड़ी ही चालाकी से स्थानीय लोगों, खासकर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दरारें पैदा की, उन्हें आपस में उलझाया, और जब दोनों पक्ष लड़ लड़कर पूरी तरह कमजोर हो गए तो बड़ी ही आसानी से उन्हें अपने अधीन कर लिया। और यह रणनीति कैसे काम करती थी, इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण प्लासी के युद्ध में देखने को मिलता है। अंग्रेजों ने सीधे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से टक्कर लेने की बजाय एक बेहद शातिर चाल चली। उन्होंने नवाब के ही सेनापति को अंदर ही अंदर लालच देकर अपने पाले में कर लिया। इस भीतरघात का नतीजा ये हुआ कि उन्होंने बिना किसी बड़ी तबाही के युद्ध जीत लिया और गद्दी पर एक कठपुतली नवाब को बिठा दिया जो उनके इशारों पर नाचता था। ये रणनीति कितनी विनाशकारी थी, इसके आंकड़े आप यहाँ देख सकते हैं। 1764 के बक्सर के युद्ध ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अंग्रेजों ने एक ही झटके में भारत की 3 सबसे बड़ी और ताकतवर सेनाओं, अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और खुद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की संयुक्त सेनाओं को धूल चटा दी। जरा सोचिए, 3 बड़े शासकों का एक साथ हारना। इस एक अकेले युद्ध ने उत्तर भारत में अंग्रेजों का एक छत्र राज स्थापित कर दिया। बंगाल और अवध पर कब्जा करने के बाद अंग्रेजों ने इसी कामयाब फॉर्मूले को पूरे भारत में रिपीट किया। उन्होंने अपनी कूटनीति के जाल में निजामों और उस वक्त के बेहद शक्तिशाली मराठों को फंसाया और उन्हें आपस में भिड़ा दिया। वो बस किनारे खड़े होकर इंतजार करते रहे कि कब ये दोनों ताकतें लड़कर थक जाएं। और जैसे ही ये सेनाएं कमजोर पड़ी, अंग्रेजों ने बिना ज्यादा पसीना बहाए इनकी रियासतों पर भी अपना कब्जा जमा लिया। भाग 5 संपूर्ण कब्जा और अंतिम अधीनता। अब हम 18वीं और 19वीं सदी के उस दौर में आते हैं जिसके 2 बिल्कुल अलग चेहरे थे। एक तरफ तो अंग्रेज भारत में शिक्षा नीतियां ला रहे थे, सड़कें और रेलवे जैसा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे थे। इससे समाज के कुछ वर्ग और बड़े जमींदार उनसे काफी प्रभावित भी हुए। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू बहुत खौफनाक था। इसी विकास के नाम पर उन्होंने मनमाने टैक्स लगाए और भारत को आर्थिक रूप से बुरी तरह निचोड़ना शुरू कर दिया। सच तो ये है कि ये सड़कें और रेलवे दरअसल भारत की संपत्ति को और तेजी से बाहर ले जाने का एक जरिया भर थे। इन अंतिम दुखद चरणों पर एक नजर डालते हैं। अंग्रेजों ने अपनी रणनीति के तहत समाज के प्रभावशाली जमींदारों और कुलीन वर्गों को पूरी तरह खरीद लिया था। इसी का नतीजा था कि जब 1857 की महान स्वतंत्रता क्रांति हुई तो कई ताकतवर भारतीयों ने अंग्रेजों का ही साथ दिया, जिससे वो क्रांति विफल हो गई। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास का एक काला पन्ना है। मुगल साम्राज्य के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया और उनके परिवार को बेरहमी से मार डाला गया। इसी के साथ पूरे भारत पर मुकम्मल ब्रिटिश राज कायम हो गया। हम इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत में आ गए हैं और यहाँ एक बहुत गहरा विचार सामने आता है। क्या मुगल साम्राज्य की अपनी अंदरूनी विफलताएं और निजी स्वार्थी ब्रिटिश कब्जे के असली कारण थे? क्या ये सिर्फ विदेशियों के आधुनिक हथियारों और कूटनीति की जीत थी, या फिर हमारे अपने ही साम्राज्य की अंदरूनी फूट ने उन्हें ये मौका दिया? ये इतिहास हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है कि कैसे आपसी दूरियां हमेशा बाहरी ताकतों को पनपने का मौका देती हैं। एक ऐसा सबक जो शायद आज के दौर में भी उतना ही मायने रखता है। इस ऐतिहासिक सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।